देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को ये फॉर्मूला प्रूफ किए थे। देख लो ये वाला फॉर्मूला, 1 म्यू टू इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। ये फॉर्मूला याद है ना, जिसमें म्यू टू है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसमें कोई सिचुएशन क्या था कि आपके पास दो मीडियम था, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन था, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू था। लाइट पहला मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा था, ये नॉर्मल था। ये इधर से लाइट गया और लाइट अंदर की ओर मुड़े चाहे बाहर की ओर, डिपेंड करता म्यू वन ज्यादा है या म्यू टू ज्यादा है। लाइट का इसमें वेलोसिटी v1 था, लाइट का इसमें वेलोसिटी v2 था। ठीक है, दोनों मीडियम में से कोई वैक्यूम नहीं था। अगर वैक्यूम रहता तब तो c हो जाता, लेकिन वैक्यूम कोई नहीं था। तो वैसे में म्यू1 और म्यू2 के बीच का यही रिलेशन आया था, जिसमें कि लाइट यहाँ जो जा रहा है इसका वेवलेंथ λ1 था। लाइट जब इसमें गया तो वेवलेंथ बदल, लाइट का देखो वेवलेंथ भी बदल जाता है। और लाइट का वेवलेंथ बदलने से कलर भी बदल जाएगा। आपको पता है कि अलग अलग लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है। जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं विबग्योर जो पढ़ते हैं, है ना, रेड सबसे लास्ट में आता है, R4 रेड होता है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो सपोज करो कोई लो वेवलेंथ का लाइट इंटर किया और यहाँ के उसका वेवलेंथ बढ़ गया, तो उसका कलर भी चेंज कर जाएगा। तो हम इससे चीज अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर कोई लाइट मीडियम चेंज करता है तो उसका कलर भी चेंज करता है। ठीक है, और यदि मान लो लाइट ऐसा इसमें इन, अगर व्हाइट लाइट इन करेगा तो, है ना, अगर मान लो कोई ऐसा लाइट इन किया जो कि मोनोक्रोमेटिक है, एक लाइट होता है देखो मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, इसके पास एक ही वेवलेंथ होता है। मोनो का मतलब एक होता है ना, सिंगल वेवलेंथ। तो यदि मान लो यहाँ पर जो लाइट इन किया वो सिर्फ 3000 वेवलेंथ का ही है, एंगस्ट्रॉम का ही है, इसमें दूसरा कोई वेवलेंथ है ही नहीं, तो वही ना बाहर निकलेगा। वेवलेंथ तब चेंज नहीं करता है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी चेंज करेगा लेकिन वेवलेंथ में चेंज आएगा। अब यहाँ पर देखो लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा ए व्हाइट लाइट, है ना, यहाँ पर है कैसा लाइट है, व्हाइट लाइट, लेकिन दिख कौन सा कलर है इसमें से, 4800 एंगस्ट्रॉम दिख रहा है हमको, है ना। सॉरी, व्हाइट का स्पेलिंग गलत लिख दिया। जो भी हो इसको समझना है कि व्हाइट लाइट है, मतलब उसमें बहुत सारे कलर है जिसमें 4800 एंगस्ट्रॉम हमको दिख रहा है। एक लाइट फॉल किया है एक मीडियम पर, मान लो λ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, सपोज को λ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, जो लाइट फॉल करेगा वो λ1 हो जाएगा, 4800 एंगस्ट्रॉम। फॉल्स ऑन अ डायमंड, तो फ्रॉम एयर, इसका मतलब कि पहला मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया, दूसरा मीडियम क्या हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड पे फॉल कर रहा है एयर से, मतलब पहला मीडियम एयर हो गया, दूसरा मीडियम डायमंड हो गया। ऑफ एयर इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, यानी डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना। हम ऐसा करते हैं, ये मान लो डायमंड है, इधर से लाइट फॉल कर रहा है, ये मान लो एयर है, ये मान लो डायमंड है, इसको मीडियम 1 मान लेते हैं एयर को, डायमंड को मीडियम 2 मान लेते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का मतलब μ2 दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द डायमंड, यानी लाइट जब इसके अंदर चला आएगा तो आपको बताना है इसका वेवलेंथ क्या। आपको पता है कि वेवलेंथ यहाँ λ1 होगा तो अंदर आके λ2 होता है, जैसे ऊपर दिखाया था। तो आपको मिला जुला के λ2 निकालना है। अच्छा, आप बता सकते हैं μ1 का वैल्यू कितना होगा, μ1 कितना होगा, लाइट जिस मीडियम से आ रहा है वही ना मीडियम μ1 होगा। तो μ1 क्या है, यहाँ एयर, एयर से लाइट आ रहा है, तो एयर का μ1 कितना होता है जी, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है, μ2 बाई μ1 इक्वल टू क्या होता है, किसी के बराबर लिख सकते हैं, v1 बाई v2, λ1 बाई λ2, सीधे λ1 बाई λ2 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि हमको इसी से मतलब है। ठीक है, μ2 है 2.4, μ1 है 1, λ1 दिया हुआ 4800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ। ठीक है, बाय बाय कितना हो जाएगा, बाय λ2 हमको निकालना, देयरफॉर λ2 बराबर कितना हो जाएगा, λ2 बराबर कितना हो जाएगा, 4800 बाय 2 एंगस्ट्रॉम बाय 2.4, 2000 एंगस्ट्रॉम आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से आता है क्या, यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या क्या नियम है, इसको हम डिस्कस नहीं किए थे, जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो पहला नियम है रिफ्रैक्शन का, जैसे हम रिफ्लेक्शन का पढ़े थे वैसे रिफ्रैक्शन का है। पहला नियम जो ठीक उसी तरह से जैसा कि रिफ्लेक्शन का था, इसमें क्या था, द इंसिडेंट रे normal and refracted ray all lie on same plane, at the point of incidence। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है मान लो, है ना, ये इधर से मान लो ये दो मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टेंस μ1 है, इसका रिफ्लेक्टेंस μ1 है। इधर से यदि लाइट फॉल करता है, ठीक है, तो ये लाइट तो डिपेंड करता है किधर जाएगा, ये नॉर्मल से दूर भी जा सकता है, मान लो नॉर्मल के नजदीक ही आ रहा है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो तीन चीज, ये नॉर्मल हो गया, एन डैश नॉर्मल है, ये जो लाइट फॉल किया है उसमें ए टू ओ क्या हो गया, ए टू ओ क्या हो गया, एंगल ऑफ सॉरी ए टू ए क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। जबकि ओ टू बी, चलो इसको बी मान लेते हैं, ओ टू बी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखो सबका सब एक ही प्लेन में होता है। एक ही प्लेन करने का मतलब, अगर यहाँ पर तुम समझो एक इस तरह से एक प्लेन ले लो, इसमें बहुत सारा प्लेन हो सकता है ना। देखो एक प्लेन ये हो सकता है, एक प्लेन ऐसा भी हो सकता है, देखो इस तरह का एक प्लेन बन सकता है, इस ये प्लेन अंदर की ओर जाता हुआ, है ना, एक ऐसा भी प्लेन बन सकता है, बन सकता है ना, देख रहे हो। तो हम लोग का किसी एक प्लेन में सप्लाई करेगा, तो देखो ये जो प्लेन है, ये ऊपर ये वाला प्लेन इस प्लेन में सप्लाई करता है, एक ही प्लेन में होगा। और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर, ये बहुत सिंपल बच्चा वाला चीज है, इसमें ज्यादा डिस्कस करते हैं। हाँ सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट लॉ हो गया, है ना, ये हो गया फर्स्ट लॉ। दो तो लॉ है इसका, फर्स्ट लॉ और इसका नाम है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका स्पेशल नाम भी दिया गया है, इसका नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम है ना, उसी पर दिया गया स्नेल्स लॉ, इसका स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है ना, ये लॉ कहता है कि व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना, इस लॉ को भी हम लिख ही देते हैं ताकि आप लोग को याद करने में सुविधा रहे। इट स्टेट्स दैट, इसको पूरा लिख ही देते हैं, it states that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for a monochromatic light, या for a light of given wavelength। मोनोक्रोमेटिक नहीं लिखना चाहते हैं तो for a light of given wavelength कर सकते हैं। for a light of given wavelength, इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझिए सिंपल सी बात। जैसे मान लो हमारे पास
ये सरफेस है ना, एक नॉर्मल हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज को इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये हमारा एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो μ1 है, ये मान लो μ2 है। सपोज करो μ2 ज्यादा है μ1 से, μ2 ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी सेकंड मीडियम का ज्यादा है फर्स्ट से, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, मतलब सीधे ना जाके इधर के अंदर की ओर बेंड कर जाएगा, अंदर की ओर ऐसे बेंड कर जाएगा। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ऐसे में ये कहता है कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब कि मान लो अभी हम क्या करते हैं, वही लाइट है, फिर से वही लाइट है, फिर से वही सरफेस है, क्या करते हैं एंगल को बढ़ा देते हैं। सपोज करो ये आई को थोड़ा सा कम कर देते हैं, मान लो कम ही कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, तिरछा आ गया ये, इसको लाइट की तरह हटा देते हैं। सपोज को थोड़ा सा और ऊपर से लेके आते हैं, ऐसे लेके आते हैं, आई देखो पहले से कम होगी, आई कम हो गया तो ये आर भी थोड़ा कम आ जाएगा, इधर को चल जाएगा, मान लो ये आर आ गया, ठीक है। तो हम आई को कितना भी बदल सकते हैं, अकॉर्डिंगली आर चेंज करते जाएगा। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगा वो है दोनों का रेशियो, मतलब यहां पर भी साइन आई बाय साइन आर क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक वैल्यू आएगा जो दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर कांस्टेंट फॉर अ गिवन for a given wavelength, for a light of given wavelength and given to media, given to media, ये भी बात होना चाहिए कि दोनों मीडिया भी फिक्स होना चाहिए, मतलब दो कंडीशन है, आपका दोनों मीडियम फिक्स होना चाहिए, मतलब μ1 μ2 कभी नहीं बदलना चाहिए, यहाँ भी μ1 μ2 वही होना चाहिए, ना लाइट आपको चेंज करना है, ना μ1 μ2 चेंज करना है। तो वैसे कंडीशन में ये जो रेशियो आएगा साइन आई बाय साइन आर, आप आई को बढ़ाइए घटाइए, लेकिन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दोनों के रेशियो में किसी तरह का चेंज नहीं आता है। तो इस रेशियो का एक स्पेशल नाम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो साइन आई बाय साइन आर जो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। लेकिन कब, जब मीडियम फिक्स रहे और लाइट फिक्स रहे, आप मीडियम बदल दीजिएगा तो ये साइन आई बाय साइन आर का रेशियो फिर भी फिक्स आएगा, लेकिन दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट है ना, इसका इसको बोलते हैं म्यू, और इनफैक्ट इसको दिखाते हैं 1 μ2। अब आप समझ गए होंगे कांस्टेंट का नाम क्या है। ये कांस्टेंट है, क्या पाया गया, वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, इस कांस्टेंट को पाया गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर, जहां पर 1 μ2 क्या है, वही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं यही चीज। तो सेकेंड लॉ यही कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना। इसलिए कंडीशन बस ये है कि आपका मीडियम फिक्स होना चाहिए और लाइट फिक्स होना चाहिए, ये दो कंडीशन अगर रहेगा तो हमारा जो है लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा काम करेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों क्लियर होगा हमको लगता है। अब हम लोग सीधे चले आते हैं सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स पे, है ना। सेकेंड लॉ पर ही न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको हम देते हैं, पहले हम लोग क्या फॉर्मूला एक नया क्या निकल के आया स्नेल्स लॉ के, कि साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर, है ना। साइन ऑफ आई मतलब साइन आई, टेन ऑफ आई भी हो सकता था, लेकिन डिफिनीशन साइन ऑफ आई इक्वल टू होता 1 μ2, यही होता है, जिसमें कि एक मीडियम 1 होगा, एक मीडियम 2 होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो मीडियम है, एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका वैल्यू 1 है, और दूसरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका वैल्यू क्या है, √3 दिया हुआ सपोज करो। ये हमारे पास फिर से वही एक नॉर्मल है जो हम ड्रॉ किए, इधर से एक लाइट आ रहा है, ठीक है। क्या लगता है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा,
क्या लगता है जी? 1 से √3 में जा रहा है, तो क्या ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बताइए जल्दी से, जल्दी। इसको जाना चाहिए था एकदम सीधा। क्या अगर मीडियम नहीं होता तो सीधा जाता है, किधर मुड़ेगा, अंदर की ओर या बाहर की ओर? क्या लगता है, जल्दी बताइए। ये सॉरी, ये अंदर की ओर आएगा या बाहर की ओर जाएगा? जल्दी बोलिए, ये सही है ये वाला सही है कि ये वाला? जल्दी, बाहर वाला सर। बाहर किसे सही है? 1 ज्यादा कि √3 ज्यादा होता है? अरे √3 ना ज्यादा होता है जी। जैसे √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732, यही होता है। तो 1 से ज्यादा ना है, जब 1 से ज्यादा है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ता है, हाई मतलब रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है, ये ऐसा मतलब अंदर की तरफ में। अंदर की ओर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। यस तो सर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दो चीज, यहाँ दो क्वेश्चन है। फाइंड आर, आपको आर बताना है, और सेकेंड क्वेश्चन है बी है, फाइंड डेल्टा। अब तुम बोलोगे डेल्टा क्या है, तो ये जो एंगल है ना, इसको ये डेल्टा बोलता है, आपको डेल्टा भी निकालना है, दो चीज निकालना। तो सीधे पहले हम लोग चले आते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर आई का वैल्यू दिया हुआ है, ये आई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री। सीधे आते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? 1 μ2, जिस मीडियम से आप चले हैं, जिस मीडियम में आए उसमें 1 μ2, तो आप 1 से चले हैं तो 1 देंगे, 2 से 2 में आए तो 2 देंगे। अगर 2 से 1 जाते, अगर लाइट उल्टा जाता तो 2 1 लिखाता है, ठीक है। यहाँ 1 2 कब लिखाएगा? जब लाइट 1 से 2 आएगा। इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाय साइन आई। ये तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। अब 1 μ2 हम लोग μ2/μ1 भी तो लिख सकते हैं। आपको हम सिखाए थे ना कि 1 μ2 को क्या लिख सकते हैं? μ2/μ1 पढ़े थे ये वाला चीज आप लोग, ये बताए थे ना ये? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग। साइन, बताया ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? साइन आई, ये हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर। चलो साइन आई के वैल्यू पुट कर देते हैं, 60 दिया हुआ है। साइन आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 दिया ना आई का वैल्यू जी। यस सर। तो मान कितना है? √3, μ1 का 1, साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा? √3/2। √3/2, ठीक है। √3 कैंसिल, तो साइन आर बराबर कितना आ जाएगा? साइन आर बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? ये साइन आर साइन बराबर इनवर्स साइन 1/2। 1/2 साइन कब आता है? 30। 30, है ना। 30 में सर। तो आर बराबर कितना है? 30 डिग्री, 30 30 डिग्री। डिग्री। ठीक है। तो अब हमको ये बताओ, ये आर अगर 13 है, मान लो ये आर की वैल्यू अगर 30 आ गया, तो डेल्टा कितना होगा? ये तो डेल्टा सिंपल सी 30। बात है। 60 डिग्री। ये अगर 60 है, ये अगर 60 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा भी क्या होगा? 60। 60 होगा। तो जब ये पूरा 60 यस है, ये सर। 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। चूंकि डेल्टा बराबर क्या होगा? आर माइनस, सॉरी, डेल्टा बराबर अगर एक तरह से देखा जाए तो आई माइनस क्या होगा? आई माइनस आर होगा। और यहां से अगर मिलाओ तो ये पूरे पूरी आई यस है, सर। आई में से आर घटा यस दो, सर। डेल्टा निकल जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना ये डेविएट किया सीधा लाइट से। अगर मान लो ये मीडियम नहीं होता तो ये सीधे निकल जाता, लेकिन इस यस सेकेंड सर। मीडियम के चलते डेविएट के, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा है, ये कभी अलग से पूछता भी है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना ये मेन पाथ से डेविएट किया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई हमारा ऑलरेडी निकल चुका है 60, आर को हमने निकाल दिया 30 डिग्री, ठीक है। तो आया कितना आंसर? 30 डिग्री। क्या तो स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करना सीख गए हम लोग, है ना, आसान।
Yes, sir. बहुत सारे न्यूमेरिकल Yes, sir. सिस्टम बन सकता है, लेकिन हम लोग उसको स्किप करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग को हम भेज देंगे, कोशिश करेगा आप लोग उसको सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का देखिए, ये इतना टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक जो हम लोग सीधे नोट से पढ़ते हैं, है ना। नोट्स आप लोगों को मिल चुका है, नोट्स भेजे थे ना। 3-4 टॉपिक सीधे हम लोग नोट से पढ़ते हैं। चलिए आए सीधे नोट्स पर, ठीक है। नोट्स में क्या है, आप ध्यान दीजिए, नोट्स को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए टॉपिक दिख रहा होगा आप लोग को। Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अभी दिख रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये क्या कहता है, देखो कोई कंडीशन क्या है। जैसे मान लो ये हमारा नॉर्मल है, फिर से डायग्राम बना हुआ है ना, ये नॉर्मल है, डॉटेड नहीं बनाया हुआ है। ये दो मीडियम है, ऊपर अलग मीडियम है म्यू1, नीचे अलग मीडियम है म्यू2। क्या लग रहा है कौन बड़ा है, मीडियम 1 की मीडियम 2? ये सीधे निकलता है ऐसे। आपको क्या लग रहा है बड़ा कौन है, मीडियम 1 बड़ा है कि मीडियम 2? डायग्राम देख के बताइए तो कौन बड़ा है? Medium 2. मीडियम 2 ग्रेटर देन Medium 2. मीडियम 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सपोज करो हम Yes, क्या sir. करते हैं, नीचे आके एक तो आईना लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं। ऐसा देखा गया है कि लाइट जिस रास्ते से आया था, मतलब ये आई था और ये आर था, तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चल जाता है। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। इट स्टेट्स दैट ऑन रिवर्सिंग पाथ ऑफ लाइट, मतलब लाइट का अगर रास्ता को आप उल्टा कर दें तो इट रिट्रेसेस, है ना, ये टी है ना, इट रिट्रेसेस, रिट्रेस करना मतलब दोबारा पकड़ लेना, इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ही पाथ पे लौट जाता है। तो इसका मैथमेटिकली मतलब क्या है, मैथमेटिकली मतलब निकालने के लिए सबसे पहले स्लेंस लॉ लगाते हैं। स्लेंस लॉ लगाते हैं 1 से 2 जाने के लिए, है ना, 4 1 to 2, मतलब म्यू1 से म्यू2 जाने के लिए, है ना। या इसको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखो 4 म्यू1 to म्यू2। जब आप म्यू1 से म्यू2 जा रहे हैं तो ऐसे में स्लेंस लॉ लगाइए, तो क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल क्या, 1 म्यू2। आपको बताया तो 1 से 2 जा रहा, तो साइन आई बाय साइन आर, इसको इक्वेशन 1। Yes, sir. नेक्स्ट जब रिवर्स करेगा तो म्यू2 टू म्यू1 हो जाएगा, Mu1. क्या? Mu. जब ये रिवर्स करेगा तो सिचुएशन बदल जाएगा ना, रिवर्स होने तो कंडीशन में Mu2. म्यू2 तो म्यू1 जाएगा। तो अब क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा बताओ तो, साइन आई की जगह क्या आ जाएगा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, जब उल्टा जाएगा इधर से जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो आर हो जाएगा ना। जब लाइट ऐसे वापस जा रहा है तो हम तो सेकेंड मीडियम से जा रहे हैं ना, अब तो सेकेंड मीडियम के लिए आई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और सेकेंड मीडियम के लिए आर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उल्टा ना हो जाएगा इस बार। अच्छा अब बताओ 1 म्यू2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 म्यू1 हो जाएगा, ये ना होगा जी। पहले 1 से 2 आ रहे थे तो यही लिखने का तरीका होता है, 1 Yes, sir. Sir, 1 Mu2. 2 म्यू1 हो Sir, जाएगा। Mu2 Mu1 होगा ना? क्या बोलो बोलो बोलो, हाँ म्यू2 टू म्यू1 होगा, सही बात है। अब हम एक काम Sir, करते Mu. हैं ना, सही बात ना, ठीक बोले, म्यू2 टू म्यू1 होगा ये, या म्यू1 टू म्यू2 होगा। अब एक काम करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यदि हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो देखो इधर दिखा रहे हैं, इधर में आ जाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन आई बाय साइन आर, साइन आर देखो यहाँ उल्टा है, आई बाय आर है, इधर क्या है, साइन आई बाय साइन आर है, जबकि इधर क्या है, साइन आर बाय Sin. इधर क्या हो जाएगा, 1 म्यू2 इंटू 2 म्यू1, है ना। आई आई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो बचा कितना, मिला जो सजा के 1 म्यू2 इंटू 2 म्यू1 बराबर 1। एक रिलेशन आया, देख लो 1
2 2 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 1, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। और इस रिलेशन से एक और रिलेशन आ जाएगा। अभी अब रिलेशन क्या आया 1 μ2 इंटू 2 μ1 बराबर 1, या इसी को बोल सकते हैं 1 μ2 इक्वल टू 1/2 μ1। ये एक बहुत अच्छा रिलेशन न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम देता है। यानी 1 μ2 को हम लिख सकते हैं बराबर क्या 1/2 μ1, यस सर। है ना। इस पर न्यूमेरिकल बनता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में यही चीज हम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यही चीज मिलेगा यहाँ। इसको उठा के ऊपर ले जाओ। कहाँ चला गया? कहाँ? नोट्स में आप देख सकते हैं 1 यस सर। फिर 2 μ1 निकाला है ना। फिर दोनों क्या किया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, रिजल्ट 1 आ गया। तो 1 μ2 इक्वल टू 2 μ1, ठीक है। वैसे ही एक और रिलेशन आएगा आपका रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम, है ना। इस पर सीधे न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसका कोई खास मतलब नहीं बनता, इसको हम स्किप कर रहे हैं ना। इस पर सीधे एक आध न्यूमेरिकल कर लेंगे, काम क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, जो मेन करना, वो है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो एक्चुअली करना क्या होगा ना, हम लोग को इसका डायग्राम बगल में बना लेना होगा, कारण कि ये डायग्राम बहुत साफ सुथरा या कहो बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ है। इसीलिए हम लोग चूंकि नोट से ही पढ़ेंगे, आसान पड़ेगा, जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी टाइमली देखना, हम लोग खत्म करने की कोशिश करना है। तो पहले हम डायग्राम, एक सिचुएशन दिखाते हैं आपको। सिचुएशन क्या है समझिए। सिचुएशन ये है कि एक टब है हमारे पास, इस तरह से टब देखो बना रहे, किनारे इसलिए बना रहे ताकि हमको इसको मिटाना ना पड़े। हमारे पास एक टब है, टब के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी हम दिखा नहीं रहे, चलो पानी को डॉटेड करके दिखा देते हैं। नहीं, इतना मोटा डॉट से फिर दिक्कत होगा, इसको बाद में पतला डॉट दिखा देंगे। अब सपोज करो इसके अंदर एक सिक्का है, यहां पर एक सिक्का पड़ा हुआ। अब देखो इस सिक्के के साथ होगा क्या। अगर कोई बाहर से इसको देख रहा है तो ये सिक्का कुछ अपने जगह से कुछ उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। यस सर। तो एक्चुअल इसका जो गहराई है यहां से लेके यहां तक का, वो कुछ और है, लेकिन ये आप अपने सरफेस से थोड़ा बहुत क्या दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा, या कहिए थोड़ा सा अलग दिखेगा। आपको लगेगा सिक्का थोड़ा सा ऊपर है, जबकि ऊपर नहीं है ना, जबकि ये अपने सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रहता है। लेकिन ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रियल डेप्थ हो गया। तो ये हम लोग का एक्चुअल गहराई हुआ। एक्चुअल गहराई कितना है, डी है। किसका, सिक्का का। सिक्का एक्चुअली सरफेस इतना निकला, लेकिन हमको क्या दिखेगा सिक्का से। देखो आपको पता है कोई भी चीज कब दिखता है, जब उससे दो लाइट आए। तो सिक्का हमको कब दिखेगा, जब इससे लाइट आएगा। तो इससे देखो लाइट आ रहा है, मान लो सपोज करो इससे लाइट आ रहा है, तो यहां से जो लाइट निकलेगा, तो पहला लाइट जो इसका होगा ना, वो एकदम सीधा निकल जाएगा, देख रहा है ऐसे। क्यों, क्योंकि सीधा फॉल करेगा सरफेस पे। और जब सरफेस से कोई लाइट सीधा फॉल करता है तो क्या करता है, सीधा निकल जाता है। दूसरा लाइट क्या होगा, दूसरा लाइट सरफेस पे टेढ़ा फॉल करेगा, देखो इस तरह से। और जब ये टेढ़ा फॉल करेगा तो सरफेस से अवे चाहे, तो आपको बता दें फिलहाल कि ये अवे मूव करेगा, हम उसका रीजन बताएंगे। ये सरफेस से ऐसे अवे जाएगा, इस तरह से इधर की ओर भागेगा, तिरछा जाएगा। शार्पली एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहला जो लाइट निकला वो एकदम ऐसे सीधा निकल गया, है ना। क्या ये क्लियर दिख रहा है कि ब्लैक वाला पोर्शन हटा दीजिए, देखने में दिक्कत हो रहा। दिख रहा है सर, क्लियर। क्लियर दिख रहा है। और दूसरा जो लाइट है Yes, वो sir. यहां से चला और इधर चला गया। क्यों, क्योंकि आप यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। पहले आपको पता है कि लाइट का बेंडिंग कहां से होता है, नॉर्मल से होता है। एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। जब आप एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करेंगे तो लाइट को तो एकदम सीधा निकलना था। अच्छा, अब ये ऊपर का मीडियम एयर है,
सपोज करो ऊपर एयर है और नीचे का मीडियम क्या है, वाटर, ये वाला वाटर है पानी के अंदर का। तो लाइट कहाँ से जा रहा, वाटर से एयर, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर Rare. टुवर्ड्स नॉर्मल ना जाके क्या होता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको जाना था सीधा। अगर लाइट को कोई मीडियम नहीं मिलता था तो सीधा निकल जाता, बिल्कुल एकदम ऐसे निकल जाता इस तरह से। Yes sir. अगर डेंसर मिलता तो ये अंदर की ओर घूमता, लेकिन नॉर्मल से किधर बाहर कर भाग गया है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगता। अब देखिए यहाँ के बाद का सिचुएशन देखा जाए। अब क्या हो रहा, थोड़ा पेन लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, इस लाइट के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही है, 0 0 है। लेकिन इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आई मानते हैं आप, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ये वाला। क्या, Yes sir. अब देखिए, अब यहां से जो आदमी इसको देख रहा है, यहां से जो आदमी है बड़ा सा आंख इसको देख रहा है, उसको तो लाइट सीधा आते हुए दिखेगा ना, उसको तो ये वाला लाइट दिख रहा है ना, ये लाइट और ये लाइट दोनों घुस रहा है इसके आंख में, तो उसको क्या नजर आएगा, उसको नजर आएगा इस लाइट को पीछे एक्सटेंड करके देखेगा, वो देखेगा अरे ये तो लाइट थोड़ा पीछे से आ रहा है। यहां से उसको लगेगा लाइट यहां से आ रहा, देखो यहाँ, क्या बात समझ रहे, उसको पीछे एक्सटेंड किए हम, तो उसको क्या लगेगा लाइट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। वो डायग्राम वहाँ थोड़ा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ बढ़ेगा, इसे हम फ्रेश डायग्राम में बताना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा ना, ये आदमी जो यहाँ से देखेगा उसको लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा, पीछे से आ रहा, उसको नहीं लगेगा वहां से लाइट आ रहा। यहाँ तक कुछ पूछना तो बोलिए, यहाँ से अब एक स्टेप और रह गया, यहीं तक मेन है। हर एक पॉइंट को हम कुछ नाम दे सकते हैं, मान लो इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं, किसको, इसका नाम बी दे देते हैं, ठीक है। इसको ओ नाम देते हैं जो ओरिजिनल इमेज है, और ये ओ डैश जो वर्चुअल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, और इसका वर्चुअल इमेज है। हमको क्या दिखेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, ये सिक्का हमको नहीं दिखेगा, जबकि कौन दिखेगा, ये सिक्का हमको दिखेगा। बाहर से जो आदमी देख रहा है उसको ये लाइट दिखेगा, तो ये लाइट दिखेगा तो उसको लगेगा यहाँ से लाइट आ रहा, तो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस उठा हुआ दिखेगा जमीन से, लगभग एक डिस्टेंस वाला उठा हुआ, बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि वो नीचे से इतना उठ गया। चलिए अब इसको जरा हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, है ना। फॉर वाटर टू लाइट, for water to light, sorry, पहले for water to air, for water to air travel of light, लाइट वाटर से कहाँ जा रहा, एयर की ओर, तो ऐसे में आप यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ से आ जाए तो क्या होगा बोलो तो, यूजिंग स्नेल्स लॉ, W टू ए, लाइट कहां जा रहा है W से, तो W टू ए 1 टू Sin I by sin. W से लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, Yes sir. साइन Sin I साइन by sin R. लाइट की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड वाला लाइट, ये वाला नहीं, ये तो सीधे निकल गया, इससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। इसको सर इक्वेशन वहाँ क्या लिखे सर, for water to air. फॉर वाटर टू एयर ट्रेवल ऑफ लाइट, मतलब वाटर से एयर जा रहा लाइट, वाटर से Yes एयर जा sir. रहा है ना, क्योंकि लाइट वैसे नहीं जा रहा जी, Yes Yes, sir. sir. ऐसा लिख दिए। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, दो स्टेप का तो सवाल ही है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, हम लोग बात करते हैं ए ओ बी का, देखो ए ओ बी क्या है, ए ओ बी दिख रहा है, Yes sir. तो ए Yes sir. में क्या होगा, साइन आई क्या होगा बोलो तो, है ना, साइन आई निकालो तो। अब बोलो सर आई तो है ही नहीं ए ओ बी में, ए ओ बी में A O by.
AOB में आई है नहीं है, लेकिन आई आ सकता है। कैसे? ये अगर आई है तो क्या ये भी एंगल आई होगा? Yes sir. Yes sir. Yes, Vertically sir. opposite angle. हाँ, नहीं नहीं, इसको बोल अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। अल्टरनेटिव। जैसे ये दो लाइन है और ये कट कर रहा है, ठीक है, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल है ना? तो साइन आई क्या होगा? AB बाई OB। और इस पूरे ट्रायंगल के लिए P बाई H करेंगे तो P तो I के सामने AB है और H ये 90 है, 90 के सामने H क्या है? OB है ना? क्या Yes दिक्कत sir. नहीं आता है? Yes, sir. ये चीज हमने बताया हुआ था आप लोगों को कि साइन आई बराबर क्या होगा? AB बाई OB। AB by OB. AB बाई OB, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको इक्वेशन मान लीजिए, इसको नंबर 2 मान लीजिए। अगेन एक ट्रायंगल लीजिए, अगेन इन ट्रायंगल ABO डैश, ABO डैश, ABO डैश, O डैश ये वाला है ना? Yes, sir. ट्रायंगल का आप बता सकते हैं, ये R है तो ये भी R होगा। फिर से वही बात है, अल्टरनेट एंगल, जैसे कि ये I बराबर I हुआ, वैसे R बराबर क्या, ये भी R होगा, सॉरी R होगा ये, है ना? तो यहां से साइन आर निकाले तो क्या होगा? साइन आर क्या होगा? AB बाई OB. O डैश B, O dash O B. dash. Yes, sir. है ना? इस बार तो O डैश B ना होगा कि ये Yes, 90 sir. है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर से ये, लेकिन हम लोग का सेम रहेगा, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AB बाई O डैश B, ठीक है? ये निकल गया इक्वेशन नंबर 3। अगर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से देखा जाए तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों को देखिए तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से अगर देखा जाए तो W म्यू ए क्या होगा? W म्यू ए बराबर क्या होगा? साइन आई के जगह AB बाई OB और By साइन OB. AB बाई O डैश B। O dash B. इसको सॉल्व AB करेंगे AB तो पड़ गया. OB AB cancel. बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो? OB by O dash B. O डैश O dash B by B O डैश OB ऊपर चल जाएगा होगा. ना, Yes, sir. Yes. ये ना आएगा जी, O डैश B बाई। Yes, sir. अच्छा एक और बात देखिए, चूंकि देखिए हम लोग का आंख बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ से जब देखेंगे, इस पॉइंट से जब हम लोग देखेंगे इसको, तो हमारे लिए ये जो पॉइंट है A और B बहुत नजदीक होगा, है ना? सिंस आई एपर्चर इज स्मॉल, हमारे आंख का एपर्चर स्मॉल है, मतलब हम लोग का लेंस कितना, इतना छोटा रहता है, छोटा सा लेंस रहता है, इसका हाइट छोटा हो गया, है ना? जैसे मिरर का हाइट से एपर्चर निकलता है ना, वैसे ही लेंस होता है, लेंस का हाइट से एपर्चर निकलता है। तो आवर आई एपर्चर APRTU आ रही है, एपर्चर इज स्मॉल, देयरफॉर सो A एंड B आर वेरी क्लोज, A और B बहुत ही नजदीक होगा। जब A और B बहुत ही नजदीक होगा तो ऐसे कंडीशन में जब मान लो A और B एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया, ये जो O डैश B है लगभग O डैश A के बराबर हो जाएगा। ऐसे में O डैश B लगभग किसके बराबर हो जाएगा? O डैश A के बराबर। एंड OB जो है, ये जो हमारा OB है वो लगभग OA के बराबर हो जाएगा। ये एक स्पेशल कंडीशन हम मांग रहे हैं कि अगर हमारा आंख का अपर्चर बहुत नजदीक है तो A और B को एक लगभग नजदीक दिखेगा, तो नजदीक दिखेगा तो ये जो OB का लेंथ है लगभग OA के बराबर हो जाएगा। जब मान लो ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक आ जाएगा तो ये OB सर OA अपर्चर बराबर हो जाएगा ना, तो वही एक कंडीशन हम मान रहे हैं। तो ऐसे में W म्यू क्या लिखाएगा? W म्यू बराबर क्या हो जाएगा? O डैश B की जगह क्या लिख सकते हैं? O डैश लिख सकते हैं, Yes sir. और B की जगह OA लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो अब देखो ये जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया इसका एक फॉर्मूले की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इसको देखो यहाँ एक लिख रहे हैं अलग तरीके से, ये W म्यू A को आप रहने दें, ठीक है? O डैश A क्या है? असल में आंख के लिए
ये जो गहराई है, ये जो गहराई है वो वास्तविक गहराई है कि अवास्तविक गहराई है इस आंख के लिए? ओ डैश वास्तविक है। अवास्तविक, जबकि ये पूरा क्या है? वास्तविक गहराई है। वास्तविक है। Yes, sir. ये जो है ओ डैश ए जो है इसको बोलते हैं क्या हम लोग? वर्चुअल। नहीं 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 नहीं, ये कहलाता है एपरेंट डेप्थ, है ना? हाँ, इसको एपरेंट बोलते हैं इंग्लिश में, एपरेंट डेप्थ बाय ओए क्या है? रियल डेप्थ। तो ये फॉर्मूला आ गया हम लोग का कि अगर लाइट वाटर से एयर जा रहा है तो W म्यू ए बराबर क्या होगा? एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। याद रहेगा फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर दिखाए हुए हैं। देख लो एक बार फिर से ध्यान से, ध्यान देना, W से मतलब वाटर है ये नीचे, और ये क्या है? एयर है। यस Yeah. जब लाइट वाटर से एयर जा रही है तो वैसे में जो फॉर्मूला आ रहा है एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। ठीक है? अच्छा, अब जो एक चीज पूछते हैं, देखते हैं इसको कौन बता पाता है। चलो इस सबको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं कुछ लिखने के लिए, है ना? हमको उसी में बता देना चाहिए था, वन नोट बहुत अच्छा पता चल जाता। हम जिस चीज के लिए किए वो काम हुआ नहीं मेरा। देखिए, हमको कोई बता सकता है कि ये W म्यू ए बराबर ये है तो ए म्यू W क्या होगा? रियल डेप्थ बाय हाँ, वेरी गुड, रियल अपॉन डेप्थ बाय अपॉन एपरेंट डेप्थ, है ना? एपरेंट हाँ, ये हो जाएगा रियल Yes. डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ। ये कैसे लिखे हम लोग? क्या यूज किए इस बात को लिखने के लिए? हमने क्या किया? एपरेंट डेप्थ एयर नीचे आए, सर, इस बार एयर से वाटर में जा रहा है। नहीं नहीं, हाँ वो भी चीज है, ये भी सोच सकते हो, या सिंपली ये समझ सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ किए हैं कि 1 म्यू W जो होता है इक्वल टू 1 म्यू 2 जो होता है 1/2 म्यू 1 होता है। क्या Yes, sir. ये पढ़े ना हम लोग? Hmm. तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? 1, इसका उल्टा क्या होगा? A म्यू W। और इसके अनुसार देख लो, इसका उल्टा क्या होगा? A म्यू W, इसका भी उल्टा हो जाएगा ना? तो Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार A म्यू W हो जाएगा रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। हाँ, या उसका कहना भी सही है, एयर से क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, है ना? लेकिन इसी फॉर्मूले से आपको समझना है। अब हमको लगता है कि इसमें अब कुछ विशेष बताने की आवश्यकता है आप लोगों को। अब सीधे चले आते हैं वापस हम लोग अपने नोट्स पर। नोट्स कहाँ चला गया? कुछ होते रहता है। हाँ, आ गया। हम सीधे चलते हैं उस टॉपिक, लोग नोट्स में भी दे सकते हैं। ये रिजल्ट आया MW रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो अब इस पर हम लोग चाहे तो एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है ना? लेकिन इसको आज हम लोग नहीं कर पाएंगे नेट का नाम हो गया सर, नेट पर। ना। ठीक है, आज हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, पहले न्यूमेरिकल करेंगे इसका।